नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरे क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है आपके जो इसमें दे रखा है, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव होना है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, पेटीएम के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कब होंगे? तो राइट आंसर है 17 जून, यानी कि 17 जून 2020 को चुनाव होंगे। और ये जो सदस्य चुने जाएंगे 5, तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से। चुनाव भी होंगे और इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा इनका कार्यकाल। विद्यार्थियों, आपको इसके बारे में मैं जानकारी दूं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और जैसा कि आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और जिनमें नाम मैं आपको बता दूं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये 6 अंग हैं और इनसे मिलकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है, या यूँ कहें कि इन 6 को मिलाकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इन 6 को मिलाकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। और सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है, यानी कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को लागू कराने का कार्य करती है सुरक्षा परिषद। तो एक कार्यपालिका में इसकी भूमिका होती है। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य जिनके नाम आपको याद भी रखने हैं मैं बता देता हूँ। स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और जैसा कि मैंने बोला अभी आपको कि 10 अस्थायी होते हैं, तो टोटल संख्या हो गई 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या होती है 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। तो पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। एक और बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 15 सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि और एक वोट होता है। जब भी यहाँ सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, कोई प्रस्ताव पारित करना होता है, तो प्रत्येक जो है देश का एक प्रतिनिधि और एक वोट उसमें शामिल होता है। यानी कि वोटिंग अगर होती है तो एक जो है देश के द्वारा एक वोट जो है किया जाएगा सुरक्षा परिषद के सदस्य देश के द्वारा, है ना। तो इसमें देखो आप अगला एक और क्वेश्चन इसमें मैं आपको बता दूं सुरक्षा परिषद के बारे में ही, कि अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए 2/3 बहुमत से महासभा द्वारा चुना जाता है। यानी कि अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो महासभा के द्वारा होता है और 2 वर्ष के लिए होता है और 2/3 बहुमत से होता है। एक और बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो क्षेत्रीय आधार पर होता है। और सुरक्षा परिषद स्थायी रूप से सत्र में रहती है और इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। यानी कि वैसे तो 14 दिन के अंदर एक बार होती है इसकी बैठक, परंतु अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा अगर उत्पन्न हो जाए तो उस दौरान जो है 24 घंटे की सूचना पर भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर जिसको हम बोले निषेधाधिकार। तो निषेधाधिकार का उपयोग ये तब करते हैं जब इनको कोई रूप में जो है अपने हित में या जो है कोई प्रस्ताव अगर पारित नहीं कराना है, रोकना है, तो उसमें दौरान सदस्य 10 द्वारा वीटो का उपयोग कर लिया जाता है तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। वीटो जो है शब्द या यूं कहीं कि निषेधाधिकार का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। तो वहां पर अगर सुरक्षा परिषद की बैठक में कोई प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें जो 15 सदस्य हैं, अब 15 सदस्यों में से स्थायी जो सदस्य हैं 5, तो उन 5 में से अगर किसी एक ने भी
उसके विरोध में वोट किया, यानी कि अपने वीटो का उपयोग किया, तो फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। 15 में से अगर 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, परंतु स्थायी सदस्य किसी एक देश ने उसके विरोध में वोट किया, तो भी वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए बहुमत के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि पांचों सदस्य स्थायी उसके पक्ष में वोट करें, तभी वो प्रस्ताव पारित हो पाता है। तो आपको इसमें मैंने जो अतिरिक्त जानकारी दी है वो आपको ध्यान रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो अतिरिक्त क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वो एक तो ये कि ये 5 जो सदस्य, जो अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये सुरक्षा परिषद किस रूप में कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद कितने सदस्य हैं, कितने स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, और स्थायी सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव कितने साल के लिए होता है और चुनाव कौन करता है, यह आपको याद रखना है। किस आधार पर अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, सुरक्षा परिषद की जो बैठक है वो कितने दिन में एक बार होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपातकालीन स्थिति यानी सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को, तो कब इसकी बैठक बुलाई जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीटो पावर प्राप्त देश जो है आपको ध्यान रखना है, यानी कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग मामलों में नियमों की अनदेखी के कारण कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है, तो राइट आंसर है 4, यानी कि 4 जो है बैंकों पर जो है रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। वो इसलिए जैसा कि इसमें आपके लिखा है कि नियमों की इन्होंने अवहेलना की, इन बैंकों के द्वारा नियमों की अवहेलना की गई, इसलिए इन पर जुर्माना लगाया गया है। और जो 4 बैंक जिन पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम मैं बता देता हूं आपको। बैंक ऑफ इंडिया जिस पर जुर्माना लगाया गया है 5 करोड़ रुपया, सिटी बैंक जिस पर जुर्माना लगाया गया है 4 करोड़ रुपया, कर्नाटक बैंक जिस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है, और एक है शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक जिस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। तो आपको ये नाम याद अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता है वो नाम भी पूछ लेते हैं। तो आपको इन चारों बैंकों के नाम आपको याद रखने हैं जिन पर कि आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है, तो राइट आंसर है पेटीएम। विद्यार्थियों, ये इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा इसलिए दायर किया है क्योंकि पेटीएम ने यहाँ इनके खिलाफ शिकायत की है। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। इसमें एक और जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि पेटीएम ने इनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, तो उसमें याचिका दायर करके इन्होंने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की है। तो और ये याचिका क्यों दायर की है मैं बता दूं आपको कि पेटीएम ने अपनी याचिका में जो है कहा है कि टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स ऐसे नंबरों को ब्लॉक नहीं कर रही हैं जो कॉल और मैसेज के जरिए पेटीएम ग्राहकों को ठग रहे हैं। फ्रॉड को अंजाम देने के लिए ऐसे धोखेबाज कई मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनियां फ्रॉड करने वालों के नामों का खुलासा नहीं करती हैं और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हैं। इस वजह से पेटीएम को वित्तीय नुकसान हो रहा है और उसकी छवि भी खराब हो रही है। तो इन कारणों को लेकर ही जो है पेटीएम ने दिल्ली हाईकोर्ट में इन कंपनियों के खिलाफ जो है याचिका दायर की है। तो आपको इसमें जो है ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि कितने हर्जाने की इसने मांग की है पेटीएम ने, तो 100 करोड़ रुपया के हर्जाने की मांग की है। तो अब आगे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया जाता है, तो इसके बारे में जब भी ये फैसला आएगा मैं इसके क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूंगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पीएम केयर्स फंड कब बनाया गया। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम केयर फंड के बारे में जो है कई लोग जो है इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। अभी आपको ने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि मांग की जा रही है कुछ विपक्षी जो है सदस्यों के द्वारा कि इसके बारे में बताएं।
कि इसमें कितना पैसा जमा हुआ, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया, ये हिसाब बताएं। इस तरह की मांगे जो की जा रही थी, तो जो है उनको भी मना कर दिया गया कि इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि आपको ये सब जानकारी दें। परंतु आपको इसकी जो स्थापना यानी कि इसको बनाए जाने का जो समय है वो आपको याद रखना है 28 मार्च 2020, क्योंकि आपको पता है भारत में 25 मार्च को जो है लॉकडाउन शुरू किया गया था। तो 28 मार्च को ये पीएम केयर फंड की स्थापना की गई, ताकि जो है कोरोना महामारी के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि उसमें अतिरिक्त जो है धन की आवश्यकता हुई सरकार को। इसलिए लोगों से अपील की गई कि वो पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराएं, ताकि जो कोरोना महामारी के खिलाफ देश मुकाबला कर सके। और इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इस फंड के ट्रस्टी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना है कि पीएम केयर फंड का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, और ट्रस्टी के रूप में कौन, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे अमीर 100 खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है, तो राइट आंसर है 66वें स्थान पर है। तो विद्यार्थियों, मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स जो कि अमेरिका की है ये पत्रिका है, तो फोर्ब्स के द्वारा जारी इस सूची में शामिल विराट कोहली इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। यानी कि 100 खिलाड़ियों की सूची में केवल एक भारतीय खिलाड़ी का नाम है, वो है विराट कोहली। और कोहली ने 2019 में, वर्ष 2019 में कुल 2 करोड़ 60 लाख डॉलर कमाए हैं, या यूं कहें कि अगर रुपए में अगर काउंट करें इसको, तो 196 करोड़ 36 लाख रुपए इन्होंने कुल कमाई की है 2019 के दौरान। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, 196 करोड़ 36 लाख रुपए इन्होंने कमाई की है 2019 के दौरान। और इस सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर पहले स्थान पर है, और उन्होंने 2019 में 10.63 करोड़ डॉलर कमाए हैं। तो इसमें पहले नंबर पर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको याद रखना है, रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, वो इस सूची में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है, तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पर, द्वितीय स्थान पर। और विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ, मतलब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पूर्व जो सीईओ स्टीव बुलमर प्रथम स्थान पर है। स्टीव बुलमर एनबीए की टीम लॉस एंजल्स क्लिपर्स के मालिक हैं। टीम का नाम मैं वापस बता देता हूं, लॉस एंजल्स क्लिपर्स। और मुकेश अंबानी, उनके बारे में आप जानते ही हो, मुंबई इंडियंस के वो मालिक हैं। तो इसमें नंबर 1 पर जो है उनका नाम आपको याद रखना है, स्टीव बुलमर। और नंबर 2 पर, जैसा कि क्वेश्चन है ही आपके कि मुकेश अंबानी है इस लिस्ट में नंबर 2 पर। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें महिला टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर है यूएसए। और ये जो है श्वेत अमेरिकी है। और अभी हाल ही में यहाँ अमेरिका में जो अश्वेतों के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पर दंगे फसाद भी हो रहे हैं, और इन्होंने इसकी आलोचना की है, जो है कोको गॉफ ने वहाँ पर अश्वेतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं इसकी जो है आलोचना की है उन्होंने। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर, और ये कि ये अमेरिका की एक उभरती हुई युवा खिलाड़ी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है, तो यूएसए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए का डब्ल्यूएचओ के साथ जो है काफी लंबे समय से, या यूं कहीं कि अभी कोरोना महामारी जब शुरू हुई तब से ही डब्ल्यूएचओ के साथ तनाव चल रहा है। और क्योंकि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया है कि उसने जो है कई तथ्यों को छुपाया, लोगों को जानकारी नहीं दी और चीन का पक्ष लिया,
तो इस तरह से डब्ल्यूएचओ की जो कोरोना महामारी के दौरान जो भूमिका रही है उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति वो नाराज हैं और उन्होंने जैसा कि स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि वो चीन का पक्ष ले रहे हैं, मतलब डब्ल्यूएचओ चीन का पक्ष ले रहा है। इसीलिए जो है अमेरिका ने जो है डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाला जो फंड है उसको बंद कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, $450 अरब वो फंड दिया जाता है। तो वो जो है इन्होंने बंद भी कर दिया और कह दिया कि अब हम डब्ल्यूएचओ के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको एक साथ में और जानकारी दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने की भी घोषणा कर दी है। जब डब्ल्यूएचओ के साथ संबंधों को खत्म करने की घोषणा की गई तो उसी समय उन्होंने हांगकांग के साथ जो है हांगकांग के साथ भी जो है वो संबंध खत्म करने की घोषणा की, यानी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को विशेष दर्जा जो दिया गया था उसको खत्म करने की घोषणा की है। हांगकांग को जो है अमेरिका के द्वारा विशेष जो है दर्जा दिया हुआ था तो उसको खत्म करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। इस विशेष दर्जे के तहत अमेरिका हांगकांग को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करता था। अब क्योंकि चीन ने जो है हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू कर दिया है और जिसकी वजह से हांगकांग की अर्ध स्वायत्तता लगभग खत्म सी हो गई है, इसलिए अमेरिका ने कह दिया है कि अब हांगकांग को जो आर्थिक जो सुविधाएं दी जाती थी तो अब वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब वो चीन ने वहां पर सुरक्षा कानून के नाम पर जो है वो हांगकांग में हस्तक्षेप किया है, या यूं कहें कि हम हांगकांग की अर्थव्यवस्था को खत्म सा कर दिया है, तो अब हम उसको आर्थिक जो सुविधाएं क्यों प्रदान करें। तो इस तरह से वो हांगकांग को विशेष दर्जा भी खत्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूएचओ के साथ साथ ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस देश के संसदीय समूह के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के दूसरे दौर के हमले से बचने के लिए वायु प्रदूषण के स्तर को कम रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर है वो है आपके यूएसए। और यहां पर मैं आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं कि यूएसए के संसदीय समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में दूषित हवा के संपर्क में आने से कोविड-19 के संक्रमित और मृत्यु का आंकड़ा बढ़ने की जो सबूत मिले हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो है कोरोना संक्रमण की दर कम रहे और मृत्यु दर भी कम रहे। तो इन्होंने वैज्ञानिकों, क्योंकि इस संसदीय समूह ने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों की जो है आधार पर, उनकी जो है बताई गई बातों के आधार पर ये जो है रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इन्होंने ये बात कही है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए विमान सेवा का उपयोग किया है? तो राइट आंसर है झारखंड। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कई राज्यों ने तो बसों के द्वारा अपने प्रवासी मजदूरों को जो है अपने राज्य में लाने का कार्य किया, कुछ के द्वारा जो है ट्रेनों के द्वारा लाने का, परंतु यहाँ झारखंड की एक विशेष बात यही है कि इसने अपने प्रवासी मजदूरों को या श्रमिकों को जो है अन्य राज्यों से लाने के लिए विमान सेवा का उपयोग किया। आपको मैं बताऊं कि झारखंड के द्वारा पहले मुंबई से जो है अपने प्रवासियों को विमान से लाया गया। इसके अलावा लेह से भी जो है इन्होंने विमान के द्वारा अपने प्रवासियों को लाने का कार्य किया, और फिर बाद में अंडमान निकोबार में जो झारखंड के प्रवासी थे उनको जो है यहाँ झारखंड लाया गया विमान के द्वारा, इंडिगो एयर के द्वारा उनको लाया गया था। तो झारखंड इस तरह से पहला राज्य है जिसके द्वारा जो है अपने प्रवासी मजदूरों को जो है लाने के लिए विमान सेवा का उपयोग किया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, पहला राज्य जिसने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए विमान सेवा का उपयोग किया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ टू सर्वाइव ए पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है माइकल ग्रेगर। और विद्यार्थियों, ये माइकल ग्रेगर अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो जिसका हिंदी अर्थ होता है, ये अंग्रेजी में लिखी है पुस्तक, तो इसका हिंदी अर्थ होता है महामारी के दौरान खुद को कैसे बचाएं।
और इन्होंने इस पुस्तक में जो है शाकाहार चीज़ों को अपनाने पर जोर दिया है कि शाकाहार को अपनाएं जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।